नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता और आप देख रहे हैं यूपी उत्तराखंड का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारी में सभी पार्टियां जुट गई हैं। अलग अलग सम्मेलन कर सभी पार्टियां वोटर्स को लुभाने में जुट गई हैं। बीएसपी जहां पहले से ब्राह्मणों को लुभाने में जुटी है, तो वहीं अब समाजवादी पार्टी पिछड़े वर्ग को साधने में जुटी है। ऐसे में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी भी कोई कसर नहीं छोड़ने को तैयार। बीजेपी एक तरफ जन आशीर्वाद यात्रा कर जनता का आशीर्वाद ले रही है, तो केंद्र से लेकर संगठन यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर चुकी है। राम मंदिर निर्माण बीजेपी के लिए आगामी चुनाव का बहुत बड़ा मुद्दा माना जा रहा है। बता दें कि चुनावी दंगल के बीच राम मंदिर ट्रस्ट ने देश भर के साधुओं को राम मंदिर निर्माण के प्रगति कार्य को देखने के लिए आमंत्रण भेजा है। विभिन्न संप्रदाय के 200 संतों और आचार्यों को आमंत्रित किया गया है। इसी के साथ राम मंदिर निर्माण को लेकर उनकी क्या राय है, यह भी जाना जाएगा, जिसे माना जा रहा है कि देश के संतों के जरिए करोड़ों राम भक्तों को आस्था से जोड़कर बीजेपी साधुओं को भी साधने में जुट गई है। ऐसे में बड़ा सवाल, संत समागम से बीजेपी को कितना फायदा? क्या राम मंदिर से बीजेपी को होगा चुनावी फायदा? संत समागम से सत्ता मिलेगी? 2022 चुनाव से पहले बीजेपी का मेगा प्लान आखिर क्या है? चुनाव से पहले साधु संतों को साधने में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। तो चलिए सबसे पहले आपको महंत राजू दास की बाइट सुनाते हैं, क्या कुछ उनकी ओर से बयान दिया गया है। ट्रस्ट को साधुवाद कि जिस प्रकार से राम जन्मभूमि में भव्य दिव्य मंदिर निर्माण हेतु कार्य प्रगति पे है, लेकिन लगातार साधु संत आम जनमानस में ये राय ये भाव लगातार चल रहा था, तो काम कितना हुआ, कितना चल रहा है। लेकिन चमत्कार जी को साधुवाद है कि जिन्होंने विचार किया, अध्ययन किया कि देश के अभी तक तो अयोध्या के साधु संत को ही वहाँ अंदर प्रवेश करके आरती में शामिल करा के वहाँ का जो कार्य है उसका निरीक्षण कराते थे। अब ट्रस्ट के लोगों ने 200 लोगों को निमंत्रण पत्र भेजा है। देश के तमाम क्षेत्र में तमाम मतांतर, तमाम संप्रदाय के बुद्धिजीवी वर्ग साधु संतों के पास कि आप लोग अयोध्या आए, अयोध्या आने के बाद निर्माण कार्य क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसको देखें, उसके बाद सुझाव दें और क्या अच्छा कर सकते हैं। तो शुरू किया है कार्य, तो ये साधु योग्य है और स्वागत योग्य है और उनको साधुवाद है। तो आपने सुना, दरअसल देश भर के 200 साधुओं को आमंत्रित किया गया है। वो यहां पर आकर देखेंगे कि जो राम मंदिर का निर्माण है वो किस तरीके से चल रहा है, इस पर अपनी राय भी रखेंगे। और जो अयोध्या के साधु संत हैं उन्होंने ट्रस्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। अब 2022 के चुनाव से जोड़कर भी अयोध्या को देखा जा रहा है। लगातार प्रतिक्रियाएं नेताओं की, राजनीतिक पार्टियों के सामने तो आ ही रही हैं। इसके साथ ही सभी अपने अपने स्तर पर सम्मेलन भी आयोजित कर रहे हैं। और अयोध्या इस वक्त यूपी चुनाव 2022 विधानसभा चुनाव के केंद्र में बना हुआ है। आज चर्चा हम इसी पर करेंगे। क्या अयोध्या 2022 का केंद्र है? अयोध्या को साधने में सभी पार्टियां जुटी हुई हैं, सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं और लगातार अयोध्या के दौरे भी किए जा रहे हैं। तो अयोध्या में 200 साधु संतों को आमंत्रित करना, ट्रस्ट को साधुवाद कि जिस तो आप महंत राजू दास को भी सुन रहे थे। उन्होंने इस बारे में जानकारी दी कि किस तरह से साधु संतों को अयोध्या में आमंत्रित किया गया है। देश भर से 200 साधु संत अयोध्या में पहुंचेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह से जो काम है राम मंदिर के निर्माण का, उसकी प्रगति क्या है। अपनी राय भी वो रखेंगे। अयोध्या में आकर राम मंदिर निर्माण की कार्य प्रगति को देखने के लिए साधु संतों को आमंत्रित किया गया है। देश भर से 200 साधु संत अयोध्या पहुंचेंगे और राम मंदिर की कार्य प्रगति को देखेंगे। अब सवाल यह भी कि राम मंदिर जो एक बहुत पुराना मुद्दा, बहुप्रतीक्षित, अब राम मंदिर बनने जा रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में खासा महत्व अयोध्या नगरी इस बार है, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण इस बार हो रहा है और राम मंदिर के नाम पर बयानबाजियां, सियासत खूब हुई है। पर इस बार 2022 में अयोध्या नगरी को
चुनावी केंद्र भी माना जा रहा है। तो ऐसे में अब सवाल यही है, क्या अयोध्या ही 2022 का बेड़ा पार कराएगी और क्या साधु संतों को साधने में अब बीजेपी जुट गई है? और इसके साथ ही अलग अलग सम्मेलन जो समाज के आयोजित किए जा रहे हैं पार्टियों की ओर से, वो कितना असरदार विधानसभा के चुनाव में उनके लिए होंगे? तो आज हम चर्चा इसी पर करेंगे। अयोध्या को केंद्रित रखते हुए आज चर्चा होगी और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या अयोध्या फतेह करना जरूरी है? अयोध्या के रास्ते ही 2022 की सत्ता मिल पाएगी? चुनाव में समय कम बचा है, अपनी अपनी रणनीति राजनीतिक पार्टियों ने बनाना शुरू कर दिया है। विकास के दावे सत्ता पक्ष भी कर रहा है, इसके साथ ही विपक्ष भी अपने मुद्दे उठा रहा है। विपक्ष की ओर से सम्मेलन किए जा रहे हैं, दौरे किए जा रहे हैं, यात्राएं निकाली जा रही हैं। सवाल यही है कि इस बार मुद्दा क्या होगा? क्या अयोध्या ये एक बड़ा मुद्दा 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए है? तो आज चर्चा इसी पर। अब से कुछ ही देर में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ जाएंगे, जिनसे सीधा आपका हम परिचय कराएंगे, जिनके साथ सीधी चर्चा होनी है आज अयोध्या के मुद्दे पर ही। तो चलिए खास मेहमानों का सीधा आपसे परिचय करा दूं। काशी विश्वनाथ से महंत कुलदीप तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महंत कुलदीप तिवारी जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रशांत वशिष्ठ हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता डॉक्टर अभिषेक राय जुड़ गए हैं। अभिषेक राय जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। और हनुमानगढ़ी से महंत राजू दास हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनको आप कुछ देर पहले सुन भी रहे थे। उन्होंने बयान दिया है साधुओं को आमंत्रित करने को लेकर। महंत राजू दास जी, आपका भी स्वागत है इंडिया न्यूज में। सबसे पहले प्रशांत जी, आप ही से शुरुआत कर रहा हूं। अयोध्या कितना बड़ा मुद्दा इस बार के 2022 के चुनाव में है? सारा केंद्र इस बार चुनाव का अयोध्या ही है क्या? आवाज गूंज रही है आपकी। कुलदीप जी, माफ कीजिए प्रशांत जी, आपको आवाज नहीं मिल पा रही है सर ठीक से? आवाज गूंज रही है। ठीक है सर, मैं इसको ठीक कराता हूं, आपके पास मैं लौटूंगा। महंत कुलदीप तिवारी जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है सर? जी, कभी कोई कट के आ रही है जी। चलिए एक बार कनेक्शन को ठीक कर लेते हैं, हम। महंत राजू दास जी, आप सुन पा रहे हैं सर मुझे? सुंदर, बहुत अच्छी आवाज आ रही है आपकी। राजू दास जी, मेरा सवाल वही है जो मैंने अभी प्रशांत जी से पूछा था। अयोध्या इस बार क्या सबसे बड़ा मुद्दा 2022 के चुनाव का है? इस बार केंद्र अयोध्या नगरी ही है, राम मंदिर ही है? पहले तो बहुत महत्वपूर्ण चर्चा को करने के लिए आपको साधुवाद, कोट कोट आभार जी। विषय बहुत महत्वपूर्ण आपने उठाया है। विषय है, क्या अयोध्या होते हुए लखनऊ और दिल्ली राजनीतिक दल के लोग प्रवेश करेंगे? जी, सही आपने कहा। इसके नाते सही कहा, क्योंकि अब ये मुद्दा नहीं रह गया, क्योंकि साधु संतों के लिए आस्था का विषय था और लगातार साधु संत का डिमांड था, मांग था कि जहां पर रामलला विराजमान है वहां भव्य दिव्य मंदिर बने। लेकिन राजनीतिक दल के लोगों ने उसको खूब भुनाया, खूब हिंदू जनमानस को ठगा, और जो राम के अस्तित्व को लेकर लड़ाई लड़ रहे थे उसने संघर्ष किया। और आज वो मलाई खाएगा तो हर्ज क्या है, किसी को तकलीफ क्यों हो? जो लोग कहते थे कि वहां बाबरी मस्जिद बन जाए, जो लोग कहते थे सुलभ कॉम्प्लेक्स बन जाए, जो लोग कहते थे राम का कोई अस्तित्व नहीं, जो लोग कहा करते थे राम कैसा, जो लोग राम जन्मभूमि मंदिर जो डे टू डे सुनवाई हो उसके खिलाफ में 16-17 वकील खड़े कर देते,
जो लोग लगातार कभी राम का नाम नहीं लेते थे, जो लोग अयोध्या का नाम लेना पसंद नहीं करते थे, जो 1 रुपया कभी अयोध्या के नाम पे बजट नहीं देते थे, जो लोग कभी अयोध्या पास में आते थे, कभी राम जन्मभूमि नहीं आए, कभी किसी साधु संतों के चरण में नहीं आए, अब आज जब बहुत महत्वपूर्ण कार्य हल हो गए, हल हो रहे हैं, तब क्यों राजनीतिक दल को पेट में तकलीफ, क्यों परेशानी, क्यों शोर शराबा, क्यों आज वो इसको वो लेना चाहते हैं, शोहरत हासिल करना चाहते हैं कि मैं भी तो चाह रहा था राम जन्मभूमि। तो कहने का अभिप्राय यह है हमारा महोदय कि मैं कोई भाजपा का प्रवक्ता नहीं, भाजपा का प्रवक्ता वहां बैठा हुआ है जी। उनसे सवाल पूछिएगा, वो जवाब देंगे भी। हाँ। लेकिन विषय ये है कि जिस चीज की हमको जरूरत था, हाँ। जिसने मुझको दिया, हम उसके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं देश के हिंदू जनमानस जिसने सपोर्ट किया, जिसने सहयोग किया, जिसने संघर्ष किया, जिसने बलिदान दिया, जिसने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला, हम उसके साथ हैं, उसके साथ रहेंगे। ये डंके की चोट पे हम कहते हैं। ठीक है सर, ठीक है। अभिषेक राय जी, क्या अयोध्या ही इस बार 2022 का एक बड़ा मुद्दा है? अयोध्या का जो विकास है, राम मंदिर का जो निर्माण है, जिसका दावा, विकास का दावा सरकार कर रही है, राम मंदिर निर्माण हो रहा है, तो क्या यही केंद्र इस बार 2022 के चुनाव का होने वाला है? क्योंकि सभी पार्टियां शुरुआत अयोध्या से ही कर रही हैं। देखिए, अयोध्या जो है धार्मिक नगरी रही है। अयोध्या, काशी, मथुरा, ये सब धार्मिक नगरियां रही। हाँ। सबसे पहली बात तो ये हमको ये समझने की जरूरत है कि ये जो राम मंदिर बन रहा है वो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार बन रहा है। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि वहाँ पे एक मंदिर, भव्य मंदिर परिसर का निर्माण होना चाहिए जी। और वो उसी के हिसाब से हो रहा है। तो इसमें कौन सा विकास इन्होंने किया? तो सरकार अगर इसे क्लेम कर विकास की बात करें तो रोजगार की बात करनी पड़ेगी, महंगाई की बात करनी पड़ेगी, जनता की समस्याओं की बात करनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बार महंगाई, रोजगार, विकास को होने वाला है। राम जी हमेशा आस्था के वो रहे, उनकी तो बात ही है, मर्यादा पुरुषोत्तम नाम इसीलिए उनका। तो ये परगलाने वाली चीज है। ये अपने मुद्दों से भटकना चाहते हैं, महंगाई पे जवाब नहीं देना चाहते कि क्यों जब 2014 में इनके दो केंद्रीय मंत्री सिलेंडर लेके घूमा करते थे, आज वर्तमान में वो केंद्रीय मंत्री है, आज वो सड़कों पे नहीं दिख रहे हैं। तब महंगाई डायन थी और आज क्या? वो किसान जो 9 महीने से सिंधु बॉर्डर पे पड़ा हुआ है, उसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। अर्थव्यवस्था की रीढ़ जिसको किसान को कहा जाता है, उससे ये बात तक नहीं करना चाहते। आज पूरे देश में सबसे महंगी बिजली अगर कहीं मिल रही है तो उत्तर प्रदेश में मिल रही है, 5 रुपए 50 पैसे। और भाजपा ही शासित हरियाणा है जहाँ 3 रुपए 50 पैसे मिल रही है, मध्य प्रदेश है जहाँ 3 रुपए 57 पैसे मिल रही है। तो भाई क्या उत्तर प्रदेश की जनता ने गलती कर दी कि आपको 64 सांसद भेज दिए और 325 विधायक दे दिए? उत्तर प्रदेश की जनता इनसे हर चीज पे सवाल पूछेगी और सवालों का जवाब। यानी आप ये मान रहे हैं कि सिर्फ अयोध्या ही एक मुद्दा नहीं है, बाकी भी मुद्दे हैं। ठीक है अभिषेक जी, आप बने रहिए, आपके पास लौटूंगा। और एक बार मैं सभी खास मेहमानों से ये दरख्वास्त करना चाहूंगा, अगर किसी के भी पास में टीवी या स्पीकर ऑन हो तो प्लीज उसे बंद करा लें, क्योंकि आवाज में डिस्टर्बेंस हो रहा है। हमारे साथ महंत आनंद गिरी भी जुड़ गए हैं। महंत आनंद गिरी जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रशांत जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी आ रही है जी। प्रशांत जी, अयोध्या इस बार केंद्र 2022 का देखा जा रहा है और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक राय कह रहे हैं कि सिर्फ अयोध्या ही मुद्दा नहीं है, बाकी भी मुद्दे हैं जिन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। सिर्फ अयोध्या के विकास से क्या सत्ता मिल पाएगी? देखिए, अभिषेक राय जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय था, वो सही है, उच्चतम न्यायालय का निर्णय था, लेकिन अभिषेक राय जी की पार्टी का क्या पक्ष था ये भी सारा जानता है, सारा देश जानता है, सारा प्रदेश जानता है। राजू दास महंत जी ने जो अभी कहा उसमें एक कमी रह गई। जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो कंस का मंदिर बनवाना चाहते थे, बोले थे कंस का मंदिर बनवाएंगे, वो अब राम की शरण में है, आज कृष्ण की शरण में है। तो ये भी
ये भी अच्छे दिन हैं मेरे हिसाब से। जहां तक रोजगार का प्रश्न है, अभी अभिषेक राय जी ने कहा, तो रोजगार का जहां तक विषय है, तो रोजगार अभिषेक राय जी की पार्टी 2012 से 17 तक सत्ता में थी, तो 2012 से 17 तक 2,05,000 कुल रोजगार सरकारी ये लोग दे पाए थे। तो इनसे अभी 3 गुने रोजगार हम लोग दे चुके हैं लगभग, तो इनसे बहुत आगे रोजगार में चल रहे हैं। जहां तक विकास का प्रश्न है, आप देखिए सारी सड़कें, इतनी खूबसूरत सड़कें पूरे देश में, पूरे प्रदेश में बनी हुई हैं, और बिजली का जो मुद्दा था वो अब बिजली और सड़क अब कोई मुद्दा ही नहीं है। वो किसी पार्टी के घोषणा पत्र में आपको नहीं दिखेगा। कारण ये विकास हुआ है, बिजली पर और सड़क पर काम हुआ है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने काम किया है। हमने 30 नए मेडिकल कॉलेज हम बनाए हैं हमने, जिसमें से 22 लगभग बनकर तैयार हो गए हैं। और इसके अलावा 2 हमने ऑल इंडिया एम्स बनाए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। विकास का जहां तक जो आज उत्तर प्रदेश जो भारतवर्ष में आज 5वें 6ठे नंबर की अर्थव्यवस्था होता था, वो आज महाराष्ट्र के बाद नंबर 2 अर्थव्यवस्था है पूरे देश में। सबसे ज्यादा आज किसान के बारे में ये बात कर रहे हैं, 1.5 लाख करोड़ रुपए का भुगतान हमने करके रिकॉर्ड बना दिया है गन्ना किसान को। आज तक कोई सरकार ऐसा रिकॉर्ड नहीं बना पाई। अभिषेक जी आऊंगा सर, ठीक है। इसके अलावा एक मिनट में मैं गन्ना खरीद पर बात बताना चाहता हूँ, गेहूं खरीद पर। 2016-17 इनका चुनावी वर्ष था, 2020-21 हमारा चुनावी वर्ष है। इन्होंने 7 लाख टन गेहूं की खरीद की, हम 56 लाख टन गेहूं की खरीद की है हमने, जो इनसे 8 गुना है। तो इनसे बहुत आगे हैं कृषि में आज भारत। ठीक है, और मुद्दों पर बात करेंगे कि एक बार सबका कमेंट हो जाए। प्रशांत जी, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। महेंद्र कुलदीप तिवारी जी, जो संत समागम अयोध्या में हो रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा होगा? देखिए, संत समागम का होना नितांत आवश्यक जी। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम जन्मे हैं का भव्य मंदिर का निर्माण अत्यंत प्रशंसा करता हूँ। धर्म को राजनीति से करके अलग रखा जाए। कि धर्म से राजनीति चलेगी तो अच्छी बात, राजनीति से धर्म को न लपेटा जाए। सारे साधु संतों को ऐसी बात करना चाहिए। धर्म कहाँ गया है? जो संत समागम अयोध्या में हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा होगा? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा रहा और संजोग से ये मुद्दा पूर्ण हुआ। आपकी आवाज गूंज रही। ठीक कराता हूं सर, मैं ठीक कराता हूं। आप जी, मैं ठीक कराता हूं। तिवारी जी, आप अपनी बात रखिए। मैं एक बार फिर से सभी खास मेहमानों से कहना चाहूंगा कि अगर मोबाइल का स्पीकर ऑन हो या फिर टीवी कहीं चल रहा हो तो प्लीज उसे बंद कर लीजिए, क्योंकि उसी की वजह से दिक्कत हो रही है, आवाज रिपीट हो रही है। कुलदीप तिवारी जी, मैं डॉक्टर हूँ, न कि कुलदीप। माफी चाहूंगा सर, मैं ठीक कराता हूँ। माफी चाहूंगा, आप अपनी बात पूरी करिए। भगवान राम का भव्य बना है। अब राम मंदिर का आज निर्द्वंद से हो रहा है। सारी साधु संत समाज जो है प्रसन्न और आत्मा से जो आशीर्वाद देता है सरकार को, कि सरकार ने वो जो काम किया है बड़ा ही सराहनीय है। और राजनीति का जो है, जहाँ तक सौदा, राजनीति धर्म से नहीं होती है, धर्म से राजनीति होती है। तो अगर धर्म से राजनीति भारतीय पार्टी करती है तो अच्छी बात है। तो सभी पार्टियों को सलाह है जो धर्म की राजनीति करें, तो राजनीति से धर्म चलाने का साधना कोशिश करें। धर्म से राजनीति चलाने का जो आज जो है सनातन धर्म जो है नीचे स्तर में गिरा है। तो सबको सलाह देता हूँ, एक धर्म गुरु विश्वनाथ जी का मानता हूँ, विश्व के नाथ का मानता हूँ। तो ये सबको भी धर्म से राजनीति करें आप लोग, और तब आप देश को अग्रसर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। महेंद्र आनंद गिरी जी, ठीक है। महेंद्र आनंद जी, चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं, रणनीति तैयार कर रही हैं, बन रहा है और बीजेपी विकास का दावा कर रही है। तो क्या इस बार लग रहा है 2022 का जो विधानसभा चुनाव और भी विकास के मुद्दे इसमें उठ पाएंगे, या फिर अयोध्या ही ये केंद्र में रहेगा चुनाव के? महेंद्र आनंद गिरी जी, जी नमस्कार सर। आपने मुझसे पूछा, एक बार बताएं क्या? जी, आप ही से पूछा सर। महेंद्र राजीव दास जी, आपके पास में आऊंगा, थोड़ा इंतजार कर लीजिए प्लीज। महेंद्र आनंद गिरी जी, अपनी बात रखिए आप। जी, एक बार प्रश्न दोहरा दे। जी, देखिए, सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं, चुनाव नजदीक है, तो क्या लग रहा है कि जो बीजेपी विकास का दावा कर रही है, क्या इस बात का डर बाकी पार्टियों को है, और इसलिए अयोध्या है सम्मेलन अलग अलग आयोजित किए जा रहे हैं? क्या 2022 में अयोध्या एक बड़ा मुद्दा है, केंद्र है 2022 के चुनाव का?
बहुत अच्छा था। उस समय एक आता था जो राम बात करेगा वही देश पे राज करेगा, और आज वही नारा चरितार्थ होता हुआ दिख रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो राम की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। अब चारों ओर केंद्र में राम राज्य जैसा विकास, आज देश को चलाने की व्यवस्था, यही कारण है कि केंद्र में राम जी है, और हमें और हर प्रकार राम के भारत का देखा जा सकता। तो अभी भी उनके अपने मैनिफेस्टो में बातें सम्मानित करें, उस वर्ण व्यवस्था अगर अच्छे मैनिफेस्टो होंगे, अच्छे वर्ण करने का वादा करेंगे। जैसे कि पहले कहते थे कि राम इज नॉट एग्जिस्टिंग, राम का मंदिर नहीं बनना चाहिए, वो तमाम चीजों को छोड़ करके राम की राह पे चलते हैं, तो हमें कोई भाजपा दूसरी पार्टी अच्छा काम राम पे करना चाहती है तो उसके साथ चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर पहले अपने मन को बदले, अपने तन को बदले और राम राज्य की बात करे, तब फिर वो चुनाव मैदान में आए। अन्यथा इस समय भाजपा के सिवाय कोई दूसरा दल है ही नहीं है चुनाव में। शायद यही कारण है कि उनका जो फ्रस्ट्रेशन है या उनका जो तनाव है, वो बोल रहा है कि अयोध्या मुद्दा है या विकास मुद्दा है। उन्हें अभी समझ में ही नहीं आ रहा है कि मुद्दा एक्चुअली है क्या, वो कंफ्यूज है। तो उन्हें पहले जाके रामायण पढ़नी चाहिए, रामायण का अध्ययन करके राम राज्य पे चुनाव लड़िए, आप निश्चित जीतेंगे, भगवान आपका कल्याण करेगा। ठीक है अभिषेक जी, क्या विकास से डर लग रहा है इसलिए ब्राह्मण का रुख कर रहे हैं बाकी पार्टियां? देखिए बहुत सीधी सी बात है, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ ना, विकास से डर लगे। हमारे मित्र भाजपा के प्रवक्ता बोले थे विकास किया, उन्होंने तो गिना दिया ना सर, विकास गिना दिया उन्होंने, कई सारे मुद्दे गिना दिए। मैं बता रहा हूँ, मैं अभी आधा घंटे और गिना सकता हूँ आपका पूरा। ठीक है प्रशांत जी, आपको मौका दूंगा प्लीज। प्रधान जी 30 सेकंड। हाँ बोलिए बोलिए अभिषेक जी, आप ही की बारी है, बोलिए। 30 सेकंड इन्हीं के कार्य बता रहा हूँ। इन्होंने उत्तर प्रदेश में लखनऊ में सचिवालय भवन बना, उसके सामने अटल जी की प्रतिमा लगाई, ये इनका विकास है। इन्होंने इकाना स्टेडियम का नाम बदल दिया, ये इनका विकास है। इन्होंने मेट्रो प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, ये इनका विकास है। इन्होंने जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे समाजवादियों ने पास किया था 2016 में, बजट उन्मुख किया था, ये उसका फीता काटा, उसका ये इनका विकास है। गंगा एक्सप्रेसवे आज तक धरातल पे है ही नहीं, ये इनका विकास है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं 69% बन गया, अभी भाजपा के प्रवक्ता बोलेंगे 80% बन गया। इनके नेता मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य विधायक वहां पे असेंबली में कहते हैं कि कोरोना में 59% रोजगार चला गया। अब भाई साहब अभी गिना देंगे कि रोजगार इन्होंने कितने दिए। तो आंकड़े की सरकार है ये, आंकड़ों से जुमला बनाना जानते हैं ये। अभी इन्होंने 1200 रुपए की खाद को 2200 रुपए कर दिया, और ये किसानों को धन देने की बात करते हैं। बिजली जिसके बिना किसान सिंचाई नहीं कर सकता, वो महंगी कर दी। डीजल जिसके बिना किसान सिंचाई नहीं कर सकता, उसको महंगा कर दिया। कहाँ है भाई? दालें महंगी कर दी, सरसों का तेल महंगा कर दिया। उस पर ये बात नहीं करेंगे क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। अच्छा अभिषेक जी, एक बात बताइए, ये सारे मुद्दे बड़े हैं या अयोध्या का मुद्दा बड़ा है आपकी नजर में? आपकी पार्टी की नजर में अयोध्या का मुद्दा बड़ा है या ये सारे मुद्दे बड़े हैं? प्रशांत जी एक बस 10 सेकंड में कंप्लीट कराओ। मुझे 5 बिजली के प्रोजेक्ट बना दे जो इन्होंने बनाए। पावर ट्रांसमिशन लाइन ये बता दे कितनी इन लोगों ने एक्सटेंड करी, कितने इन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट मीट कराई थी, कितने विदेशी इन्वेस्टर्स आए उत्तर प्रदेश में, ये मुझे उनके ऑफिसर्स और कार्यालयों के नाम बता दें। मैं बस इनसे सीधा सवाल है। ठीक है अभिषेक जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या अभिषेक जी? जी अभिषेक जी, मेरा सवाल ये है कि अयोध्या बड़ा मुद्दा आपकी पार्टी की नजर में, या ये जो आप मुद्दे गिना रहे हैं ये बड़े हैं? पार्टी की नजर में अयोध्या का मुद्दा बड़ा है या ये? जी पराग जी, दोबारा कोई सवाल सुनना चाहूंगा। मैं कह रहा हूं अयोध्या का मुद्दा बड़ा है आपकी पार्टी की नजर में, या बाकी जो मुद्दे आप गिना रहे हैं ये मुद्दा बड़ा है? ये मुद्दे बड़े हैं हमारे लिए। अयोध्या भी बड़ा है, इसलिए जिला पंचायत सदस्यों में सबसे ज्यादा सदस्य ठीक है अयोध्या नगरी में। ठीक है समाजवादी ठीक है, आपके सवाल का जवाब लूंगा प्रशांत जी से। महंत राजूदास जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके पास भी आऊंगा, तिवारी जी के पास भी आऊंगा, आनंद गिरी जी के पास भी आऊंगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक हो रहा है, आप सभी लोग मेरे साथ बने रहिए। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चर्चा में। लगातार आज हम अयोध्या को केंद्र में रखते हुए चर्चा कर रहे हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कितना जरूरी है अयोध्या फतेह करना। और सवाल लगातार इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि लगातार अयोध्या से ही राजनीतिक पार्टियों के अभियान शुरू हो रहे हैं, सम्मेलन हो रहे हैं और लगातार दौरों का सिलसिला भी जारी है।
और आज चर्चा भी लगातार इसी पर हम कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। ब्रेक से पहले महंत राजू दास जी, आप अपनी बात रखना चाह रहे थे, आप अपनी बात पूरी करिए, उसके बाद प्रशांत जी आपके पास आऊंगा और जवाब दूंगा अभिषेक जी की बात का। महंत राजू दास जी। जी, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं, कोर्ट के आदेश के द्वारा राम मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। ठीक है, उन्होंने अच्छा कहा, लेकिन शासन सत्ता सरकार किसकी थी, लाइन व्यवस्था किसकी जो मेंटेन करने का था। लगातार जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में राम जन्मभूमि के विषय में पक्ष रखा कि इनके प्रवक्ता लगातार कि यहाँ बाबरी मस्जिद होनी चाहिए, बाबरी मस्जिद बनना चाहिए, ये निहत्थे राम भक्तों के ऊपर गोली चलाना, अयोध्या में परिंदा पर भी नहीं मार पाएगा। तो इस विषय पे तो उन्होंने एक भी बार चर्चा नहीं किया और उच्चतम न्यायालय फ्री में फैसला नहीं दिया। उच्चतम न्यायालय एविडेंस, साक्ष्य, आधार, प्रमाण, सरकार के सहयोग, लाइन व्यवस्था मेंटेन योगी जी ने किया, तब जाकर आदेश आया। भाई आपकी भी सरकार था, आपने क्यों नहीं प्रयास किया ये व्यवस्था का समाधान हो जाए, हल हो जाए? क्योंकि भाई बहुसंख्यक समाज इतना दिनों से मांग कर रहा था कि अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर बने। भाई बाबर एक विदेशी आक्रांता था, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, इतिहास कह रहा है। बाबर एक लुटेरा था, बाबर एक आतंकवादी टाइप था जिसने लाखों हिंदू जनमानस का कत्लेआम किया, लूटा, हत्या किया, बलात्कार किया। उसके बावजूद भी आप लोगों ने इस चीज को ढक के रखा, ध्यान नहीं दिया। और आज जब अभी आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में तमाम जाति के लोग सम्मेलन करना शुरू कर दिए, दुख इस बात की है जब धारा 370-35A का विषय चल रहा था, जम्मू कश्मीर से कश्मीरी ब्राह्मण मारे जा रहे थे, काटे जा रहे थे, भगाए जा रहे थे, उस समय में भी बीएसपी की मतलब सदन में लोग थे, लेकिन कभी भी उन ब्राह्मणों की चिंता नहीं किए। उस समय भी सदन में मुलायम सिंह यादव थे, उन्होंने क्यों नहीं कहा कि हाँ जम्मू कश्मीर में गलत हो रहा है ब्राह्मणों के साथ। आज राम और परशुराम की बात करते हैं, आज बोलते हैं कि विश्व के सबसे ऊंची परशुराम की मूर्ति लगाएंगे, ब्राह्मण के सबसे बड़े हितैषी हम हैं। अरे आपने तो हम लोगों को आतंकवादी करार देने में अथक प्रयास किया। आपने जब 84 कोसी की परिक्रमा था तो हमको लाठी मारा और 2 महीने तक आपने मुझको जेल में रखा। और आपकी सरकार थी तो लगातार 5000 सुपर दंगे हुए। आपकी सरकार में तो हम लोग डीजे जो है नहीं लेके चल रहे, कामरिया वाले डीजे लेके नहीं जा सकते थे, हम लोग माइक लगाकर जो है भजन संकीर्तन नहीं कर सकते थे। तो आप तो ठीक है जी जी ठीक है। राजू दास जी, आपकी बात का जवाब अभिषेक जी से लूंगा और प्रशांत जी भी इसका जवाब देना चाह रहे थे, लेकिन उससे पहले कुलपति तिवारी जी से एक मैं सवाल ले लेता हूं। कुलपति तिवारी जी, आपको क्या लग रहा है सर कि ये जो इतना सारा काम समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी गिना रहे हैं डॉक्टर अभिषेक राय जी, क्या आप सहमत हैं इस विकास से? देखिए, ऐसा रहा विकास के बाद मैं तो एक चीज जानता हूँ, भगवान राम की नगरी अयोध्या है, पहले अयोध्या का विकास शुरू हो गया है, उस पर पहले चिंतन मनन करें लोग जी। फिर विकास की बात तब आती, किसने जो रहा है किसने बुरा है उसको छोड़ दिया। जब सुप्रीम कोर्ट के जजों ने फैसला दे दिया, रख दी गई और राम जन्म का निर्माण होने लगा, तो इस समय उसकी चर्चा करके ये लोग क्या सोच दिखाना चाहते हैं, विकास है कि गलत है? अरे मंदिर का निर्माण भव्य हो रहा है, उसको होने दीजिए। और रहा सरकार के गुण अवगुण की व्याख्या करना, वो तो आपको जनता के बीच में जाके करना चाहिए जी। वो जनमानस तय करेगी, न कि अयोध्या का राम मंदिर आपको तय कर देगा। ठीक है, हम नहीं जानना चाहते कि बाबर क्या किया। अब जो हो गया सो हो गया, अब जो चल रहा है उस पर आप बात करिए। अब सरकार बिजली पानी वो तो आपको जब सड़क पे आइएगा अपने बातों को रखिएगा, लेकिन अयोध्या के राम जी में इसकी चर्चा करने की क्या उचित है? ठीक है, प्रशांत जी जवाब दीजिए। आप अभिषेक जी की बात का जवाब देना चाह रहे थे, उसके बाद अशोक जी आपके पास। हाँ, मैं अभिषेक जी को, देखिए मैं कहना चाहता हूँ मेरे मित्र को, तो थोड़ा सा अध्ययन करने की इनको आवश्यकता है, केवल आरोप लगाने से नहीं होता है। अभी इन्होंने कहा कि हरियाणा में बिजली 3 रुपए 50 पैसे है, हरियाणा में बिजली 5 रुपए 60 पैसे है डोमेस्टिक, और उत्तर प्रदेश का जो नंबर है वो 14वां है नॉन डोमेस्टिक में, और 19वां है डोमेस्टिक में बिजली टैरिफ में, जहां तक प्रश्न है। इन्होंने कहा सबसे महंगी बिजली है, तो ये कुछ भी कह रहे हैं। इन्होंने एक मुझसे कहा कि इन्वेस्टमेंट का क्या वो है, मैं जानना चाहता हूँ। तो 156 कंपनीज आई हैं उत्तर प्रदेश में। ये 2021 जनवरी 30 जनवरी का बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ लें, उसमें पूरी डिटेल दी हुई है। 1,88,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है। एक एक रुपए की डिटेल किस कंपनी से कितना आया वो सारा इनको मिल जाएगा। ये मुझे भी मेल आईडी दे सकते हैं जिससे मैं इनको पूरी डिटेल भेज दूं।
तो ये रोजगार को जो विकास हुआ है उसको नकारने से नहीं कुछ होने वाला, क्योंकि जनता सब जानती है किसने डुबोई थी उत्तर प्रदेश की नैया, अखिलेश भैया, ये सबको पता है। ठीक है, तो ये जी ठीक है। अभिषेक राज जी जवाब दीजिए। मैं सबसे पहले प्रशांत भाई को एक चीज कहना चाहता हूँ। हाँ। आप ना अभी गूगल निकालिए, गूगल सर्च इंजन, और सर्च इंजन निकाल के आप देख लीजिए जो अभी आपने आंकड़े दिए ना, वो आंकड़े किसके। अभी मैं आपको आंकड़ों की बात करूं, अब आप एनसीआरबी, आपकी गवर्नमेंट है, एनसीआर आपकी गवर्नमेंट चले ना, एनसीआरबी का रिकॉर्ड, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो का रिकॉर्ड तो आपकी सरकार का है, केंद्र में भी आपकी सरकार है। वो क्या कहती मानेंगे? अरे आप मेरे से आप प्रशांत जी, हरियाणा का प्रशांत जी, मैं आपके बीच में नहीं प्रशांत जी एक प्लीज 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 ठीक है, आप जवाब दे लीजिएगा। प्रशांत जी बोल लीजिएगा अपनी बारी पर प्लीज। पराग जी, जो बात हुई थी, पहले बिजली के टैरिफ पे बात करते हैं। हरियाणा का टैरिफ कितना? हरियाणा का टैरिफ कितना? अब हरियाणा का टैरिफ बताइए ना। आपने अभी बड़े ऑथेंटिसिटी से कहा हरियाणा का टैरिफ कितना है, आप मुझे बताइए क्या रेट है? हरियाणा में बिजली का रेट क्या है? आप मुझे पहले बिजली का रेट बताइए। 5 आप मुझे बिजली का रेट, घरेलू उपभोक्ता को है, कॉमर्शियल रेट आपने अभी 3.5 रुपए बोला। पराग जी अभी बोला 3.5 रुपए नहीं बोला इन्होंने, निकालिए पुराना रिकॉर्डिंग का। बात तो प्रशांत 3.5 रुपए बोले थे। अच्छा एक बार पूरी बात सुन लीजिए प्रशांत जी, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। ये ठीक थोड़ी है, ना कुछ भी बोलते रहते अच्छा हैं। ठीक है, आप जवाब दीजिएगा, आप काउंटर करिएगा, आप ऑब्जेक्शन भी करिएगा, लेकिन एक बार बोल लेने दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। और भी लोग बैठे हैं, प्लीज सर, प्लीज प्लीज प्रशांत जी, प्लीज सर, प्रशांत जी प्लीज। देखिए ऐसे समय बर्बाद हो रहा है, ऐसे समय बर्बाद हो रहा है, ऐसे समय बर्बाद हो रहा है सर, प्लीज। आप नहीं, दो लोग और हैं, प्लीज समझिए, प्लीज समझिए सर। अगर आप सरकार के काम पर प्रशांत जी प्लीज सर समझिए, दो लोग और हैं अभी, प्लीज प्लीज। अभिषेक जी अपनी बात पूरी करिए। पराग जी सुन ले, मैं यही चीज बताना चाहूँ अपने प्रशांत भाई को कि ये मुझे बताएं 5 पावर प्रोजेक्ट्स जो इन्होंने उत्तर प्रदेश में बनाए 4.5 साल में, पूछना चाहता हूँ। इसका सीधा सवाल है, सीधा जवाब। 188 करोड़, 156 कंपनी, 5 कंपनी का नाम गिना दीजिए, सिर्फ 5 कंपनी का, और उनके हेड ऑफिस बता दीजिए। आप फर्जीवाड़े की सरकार चलाते हो। पराग जी, कैन यू अलाउ मी, मैं कर दूंगा पूरा। ठीक है, बोलिए 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 एक मिनट। अभिषेक जी एक मिनट, एक बार सुन लीजिए प्रशांत जी को, उसके बाद आप लगातार बोलेगा। प्रशांत जी उम्मीद मैं करता हूं उसके बाद आप नहीं बोलेंगे। देखिए विकास का विषय है, विकास पर ये बात करते कहते कि ये विकास हुआ वो विकास हुआ। अरे विकास ये हुआ कि हमने 5 नए एक्सप्रेसवे बनाए, आपने एक एक्सप्रेसवे बनाया, उसका गीत गाते रहे, हमने 5 बनाए हैं एक्सप्रेसवे आपके कंपैरिजन में। हमने, मैं पूरी डिटेल दूंगा अभी आपको। ठीक है सर, इतना समय नहीं है प्लीज, टाइम नहीं होता है इतना। आप अपना मेल आईडी मुझे मेल आईडी दीजिए, पूरी डिटेल। अच्छा ठीक है, राजू दास जी के पास मैं जा रहा हूँ। ठीक है प्लीज आप लोग झगड़े ना, आपस में ना झगड़े प्लीज सर, प्लीज। देखिए सर समय बर्बाद हो रहा है, बाकी 2 खास मेहमान बैठे हैं, दर्शकों का समय बर्बाद हो रहा है। आप लोग इतना कीमती समय निकाल कर आए हैं, कम से कम तथ्यों के आधार पर बात हो और एक दूसरे की बात को सुना जाए प्लीज। ठीक है अभिषेक जी, प्रशांत जी प्लीज सर, प्लीज आप दोनों का ऑडियो अब नहीं जाए। राजू दास जी के पास में जा रहा हूँ। राजू दास जी, बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता हालांकि यहाँ पर नहीं है, लेकिन ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित कर रही है बीएसपी। क्या सिर्फ ब्राह्मण ही रहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, बाकी लोग नहीं है? नहीं, देखिए ब्राह्मण ही नहीं, सर्व समाज को लेकर चलेंगे तभी शासन सत्ता में आ पाएंगे। किसी एक वर्ग को आप ले लीजिए, यानी अयोध्या बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है अयोध्या इस बार। नहीं, अयोध्या इसके नाते जरूरी है क्योंकि अयोध्या की जो पुकार थी कि राम जन्मभूमि, हिंदुत्व, धारा 370-35, ये तो ये गंभीर विषय थे देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, जिसको लेकर आप देखिए, आप बात करते हैं कि समाजवादी पार्टी किस प्रकार से मुसलमानों को डराती थी। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आ जाएगी तो मुसलमान उत्तर प्रदेश में बाहर चले जाएंगे। जिस दिन राम जन्मभूमि मंदिर का आदेश आ जाएगा, पूरे देश से मुसलमान भगा दिए जाएंगे। जिस दिन धारा 370-35 से खत्म हो जाएगा, जम्मू कश्मीर से जो है मुसलमानों को भगाकर हिंदुओं को बसा दिया जाएगा। कहने का अभिप्राय ये है कि राजनीतिक दल के लोगों ने शुद्ध रूप से आम जनमानस को ठगने का काम किया, बरगलाने का काम किया। तो ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है। ये शुद्ध रूप से काले भी है, लाशों के ऊपर राजनीति करने वाले लोग हैं। जब अयोध्या में निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलाई जाती है तब कोई क्यों नहीं बोला? बोलना चाहिए था, विरोध करना चाहिए था ना। कोई जरूरी है कि जो है राम का जो पेटेंट भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया, हिंदुत्व का पेटेंट भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया। भाई राम सबके हैं,
हिंदुत्व में, हिंदू सबके पार्टी में। आप बताओ, सिर्फ यादव क्या हिंदू नहीं है? भाई यादव के सपोर्ट से ही अखिलेश यादव जी सरकार बना पाते हैं। क्या यादव क्या मुसलमान है, हिंदू है? तो मेरे कहने का मतलब, अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। मैं अभी सपा के प्रवक्ता से क्वेश्चन करना चाहता हूँ, अगर उनके अंदर दम है तो कहे कि जो जिस प्रकार से मथुरा में हमारी जो मंदिर है वो अधिकृत है और किसी दूसरे का अधीन है, वो कहें डंके की चोट पे भगवान श्री कृष्ण की भव्य राम कृष्ण जन्मभूमि बनाऊंगा। ठीक है अभिषेक जी, आऊंगा, एक साथ जवाब दीजिएगा। कुलपति जी से भी एक सवाल ले लूं मैं। कुलपति तिवारी जी, क्या 2022 ही रास्ता है इस बार? क्या 2022 में अयोध्या को आप भुनाने में कामयाब हो पाते हैं, तभी सत्ता मिल पाएगी? देखिए, जब तक सवर्ण समाज, सर्वसम्मत समाज का जो है एक तरह न्याय नहीं होगा, तब तक कोई संगठन की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब तक सवर्ण समाज जो है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सबको समाहित करने की जरूरत जी, और इसको जो समाहित है, जो इनकी न्याय देगा, क्योंकि यह न्याय से वंचित है, तो इनको न्याय तो देना आपका प्रथम कर्म है। तो सरकार को चाहिए कि जो सबसे पहले इस पर फोकस करे। सरकार अपनी होती है, सरकार सेकुलर होती है, सरकार व्यक्तिगत किसी पार्टी की, इस पर भी विचार करने के नितांत आवश्यक, वो समय आ गया है। ठीक है, अभिषेक जी जवाब दीजिए। प्रशांत जी आपको प्लीज सर थोड़ा इंतजार करिए। मैं प्रशांत जी को डायरेक्ट जवाब दे रहा हूँ, हरियाणा गवर्नमेंट का जीओ है। ठीक है प्रशांत जी, मैं आऊंगा सर, प्लीज बीच में मत बोलेगा, आपके पास में आऊंगा। अभिषेक जी की बात, अभिषेक जी बात पूरी करिए। 5 सेकंड, बात पूरी करिए। Electricity tariff in Haryana will continue to remain unchanged for the period 2021 financial year as per Haryana Electricity Regulatory Commission (HERC) orders on the power tariff for 2021 for the distribution and retail supply. The tariff for domestic consumer consumption up to 100 unit per month has also been decreased to rupees 2.70 per unit as per प्रशांत जी आ रहा हूं, एक बात पूरा कर लीजिए यार। If the monthly consumption is above 50 unit, it will be charged as 4 rupees 50 paise per unit up till 100 unit. This is what the Haryana government is saying. आप झूठ बोलते हो चैनल पे, आपके सरकार का जीओ है, आप देश के सामने झूठ बोलते हो। क्या बोलते हो? आप बोल रहे थे। ठीक है, अब आपने फैक्ट रख दिए। प्रशांत जी अपनी बात रखिए, और अभिषेक जी आप सुनेगा प्लीज। झूठ आप बोल रहे थे, आपने 3.5 ₹2.70 कर, ₹2.70 था, इसे ₹2 कर दिया। आपने झूठ बोला, आपने बोला ₹5.60। नहीं, आपने बोला लेके आते हो, आपने 3.5 रुपए बोला, आपने 3.5 बोला। अभिषेक जी आप सुन लीजिए सर, आप सुन लीजिए प्लीज सर। अभिषेक जी देखिए, ऐसे समय बर्बाद होता है, ऐसा समय बर्बाद होता है। देखिए बाकी दो लोग भी आपको अच्छे से सुन रहे हैं, ऐसे समय बर्बाद होता है। प्लीज सुनिए ना, इसे मुंह बनाने से कुछ नहीं होगा भैया। आतंकवादियों के सामने घुटने टेकने वाली सरकार को, अभिषेक जी आप सर सुन लीजिए एक बार। भूली नहीं है, जनता भूली नहीं है। बलात्कारियों के लिए कह देना, बच्चों से गलती हो जाती है। जनता भूली नहीं है, जनता भूली नहीं है। आतंकवादियों जनता भूली नहीं है। आतंकवादियों को छोड़ना और पुलिस वालों पे हत्या का मुकदमा दर्ज करना जनता भूली नहीं है। सड़कों के गड्ढों को जनता भूली नहीं है, नहीं आती थी। 6 की बेटी के साथ क्या हुआ? जनता कुछ नहीं भूली है। अपराधी खुलेआम घूमते थे, क्या हुआ? अपराधी हत्या खुलेआम। ठीक है प्रशांत जी हो गया सर, हो गया। प्लीज अभिषेक जी अब आपसे मेरा सवाल है सर, अभिषेक जी आपसे मेरा सवाल है। प्रशांत जी प्लीज सर बात पूरी कर लीजिए आप, प्लीज जल्दी से। मेरी बात पूरी हो जाने, हाँ बोलिए जल्दी से। इन्होंने कहा एक्सप्रेसवे कौन से बनाए? एक्सप्रेसवे हमने पूर्वांचल सर, अब एक्सप्रेस में से आगे बढ़ जाइए ना, आप बोलेंगे फिर वो काउंटर करेंगे, आपस में झगड़ेंगे। प्लीज आपने बनाया था क्या? आपने बजट किसने अनुमुक्त किया? उसका बजट किसने अनुमुक्त किया? गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे आपने बनाया था, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे आपने बनाया था। अच्छा ठीक है अभिषेक जी, एक सवाल है मेरा, अभिषेक जी मेरा एक सवाल है प्लीज। ठीक है प्रशांत जी हो गया सर, हो गया। ठीक है प्लीज सर, प्लीज दोनों से दरख्वास्त है मेरी, प्लीज। अभिषेक जी मेरा एक सवाल है आपसे, सवाल ये है कि कौन कौन से मुद्दों पर जनता का विश्वास आप लोग हासिल करेंगे कि हम ये मुद्दे उठा रहे हैं? सिर्फ ब्राह्मण सम्मेलन नहीं हो, सिर्फ यात्रा नहीं हो, सिर्फ एक किसी दल की बात ना हो, बाकी कौन कौन से आप मुद्दे ऐसे हैं जिनको जनता को आप विश्वास दिलाएंगे कि अगर हम आते हैं सत्ता में तो हम इन मुद्दों पर काम करेंगे? मैं बता रहा हूँ, हम लोग विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हम लोग रोजगार के मुद्दे पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हम
विकास तो आपने किया था ना, आप कह रहे हैं हमने विकास किया था, फिर भी जनता ने नकारा ना। तो अब कौन से नए मुद्दे क्या हैं? और विकास की बात तो बीजेपी भी कर रही है। मैं बता रहा हूँ, हम देखें ना, हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट ले आएंगे, हम लैपटॉप बांटेंगे। हमने 18 लैपटॉप बांटे थे अपने कार्यकाल में। हम युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं। मेरा प्रश्न है, प्रशांत जी आ रहा हूँ, प्रशांत जी आ रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं। हम मेट्रो लाइनें बिछाएंगे। ठीक है, उत्तम प्रदेश तो योगी सरकार बना रही है ना, उत्तर प्रदेश तो उनका नारा है जी। उत्तर प्रदेश तो योगी सरकार का नारा है ना, बीजेपी सरकार का। हमने बना दिया, इन्होंने सिर्फ नारा दिया, बनाना। अच्छा ठीक है, ठीक है प्रशांत जी, ठीक है आप, ठीक है अभिषेक जी आप सुन लीजिएगा प्लीज। प्रशांत जी आपने सिर्फ नारा दिया, बनाएंगे उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी, बताइए सर। देखिए सुनिए, एक किताब लिखी गई उत्तर प्रदेश विकास की प्रतीक्षा में, शांतनु गुप्ता ने किताब लिखी। तो उस किताब को लिखने के लिए उन्होंने एक आरटीआई डाला जब इन्हीं की सरकार थी समाजवादी। तो उन्होंने पूछा कि भाई कितने लैपटॉप बटे, तो कितने लैपटॉप आए, उसमें 6 लाख कुछ लैपटॉप बटे। 8 लाख लैपटॉप का आज तक हिसाब नहीं जो इनकी सरकार ने बताया था। तो वो 8 लाख लैपटॉप का है, पहले अखिलेश जी से पूछ के ये बताएं। घोटाला कर गए उसमें 700 करोड़ रुपए पंजीरी के लिए, जो गरीब, जो गर्भवती महिलाओं और गरीब बच्चों के लिए पंजीरी के लिए एक प्रावधान इन्होंने बनाया, जिसमें बिना किसी सेंटर के इन्होंने पैसे बांटे। अभिषेक जी अब नहीं, अब प्लीज समय कम है, बोले जल्दी बोलिए। बहुत ही मतलब दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ये आरटीआई में इन्हीं की सरकार ने जवाब दिया कि 8 लाख लैपटॉप का कोई हिसाब नहीं है, 6 लाख बचे हैं। तो ये ठीक है, ये तो ऐसी सरकार, ठीक है प्रशांत जी, बहुत एक छोटा सा सवाल, बहुत एक छोटा सा सवाल, योगी जी अयोध्या से लड़ सकते हैं जी? योगी जी अयोध्या से लड़ सकते हैं? देखिए ये तो अलग विषय, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है ये तो वही तय करेंगे कि वो कहां से लड़ेंगे। ठीक है, और ये हमारे लिए राम मंदिर आस्था का विषय है। ठीक है, आपको भी समझना है और हम सबको समझना चाहिए कि आस्था का विषय है। ठीक है, महंत राजू दास जी, क्या सिर्फ अपने अपने दलों को साधने के आरोप पार्टी के ऊपर लगते रहे हैं, इसलिए इस बार ब्राह्मणों को साधने की कोशिश हो रही है क्योंकि राम मंदिर भी बन रहा है? नहीं, देखिए ब्राह्मणों की साधने की जो भी दल कोशिश कर रहा है वो वही दल है जो हिंदुत्व को तोड़ने का कोशिश करता है। वही दल है जो उत्तर प्रदेश में एक आतंकवादी को पोषित करने का कोशिश करता है। वही लोग हैं जो तालिबानियों को सपोर्ट करने का कोशिश करते हैं। शुद्ध रूप से अगर उत्तर प्रदेश में देश में शासन सत्ता में भागीदारी रखनी हो, शासन सत्ता चलानी हो, सरकार आम जनमानस का सहयोग लेना हो, तो हिंदुत्व के सहारे आपको चलना पड़ेगा, राम के सहारा आपको लेना पड़ेगा। बिना हिंदुत्व का कुछ नहीं हो सकता, बिना हिंदू के सपोर्ट कुछ नहीं। अब अन्य पार्टियों को लगी कि भारतीय जनता पार्टी तो हिंदुत्व करके उत्तर प्रदेश लेकर और केंद्र पूरा कब्जा कर लिया, अब मेरे पास कुछ छोड़ा ही नहीं, तब ये लोग भी अपना घर वापसी करना शुरू कर दिए। ये लोग ब्राह्मण, साधु संत, राम जन्मभूमि, चंदा, ये सारे लोग बात करने लगे। जो लोग दीप पर राम जन्मभूमि नहीं लाते थे, कभी अयोध्या का नाम नहीं लेते थे, कभी साधु संतों की बात नहीं करते थे, कभी साधु संतों की बात नहीं करते थे, कभी मथुरा काशी की नहीं बात करते थे। मैं तो कहा समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पे बात करें कि वहाँ पर भव्य दिव्य भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि बननी चाहिए। ठीक है प्रशांत जी, 2 सेकंड प्लीज, बहुत जल्दी से। ठीक है प्रशांत जी, बहुत जल्दी चाहता हूँ कि देखिए जिस राम राज्य की कल्पना हम करते थे, जिस भयमुक्त समाज की कल्पना हम करते थे, वो माननीय योगी जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश। ठीक है अभिषेक जी, बहुत जल्दी से आप कुछ कहना चाह रहे थे, बहुत जल्दी प्लीज। सारे लोग हाथ उठाकर बड़े बड़े अपराधी थाने में पहुंचते हैं और कहते हैं कि हमें गिरफ्तार। ठीक है अभिषेक जी, बहुत जल्दी। देखिए एनसीआरबी के डाटा है कि उत्तर प्रदेश क्राइम में नंबर 1 है। 68 गुना महिलाओं पे वो बढ़ गया, अत्याचार बढ़ गया उत्तर प्रदेश में। ये कहां से लाते हो डाटा? ठीक है सर, प्लीज कुलपति तिवारी जी, आखिरी कमेंट आपका सर। ठीक है कुलपति तिवारी जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं, आखिरी कमेंट प्लीज सर, प्लीज, कोई नहीं बोलेगा, प्लीज प्लीज जल्दी कुलपति जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि काशी में विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर बन रहा है ठीक, और बगल में जो है ज्ञानवापी का मस्जिद है, इसको जो है हिंदुओं को सौंपा जाए जी, और जो सरकार सौंपने की बात करे उसके साथ पूरी भारतवर्ष की जनता है। चलिए बहुत शुक्रिया हिस्सा बनने के लिए। साथी अभिषेक राज जी आपका बहुत शुक्रिया, प्रशांत जी आपका बहुत शुक्रिया, महंत राजू दास जी आपका, महंत आनंद गिरी भी हमारे साथ जुड़े थे कुछ देर के लिए। आनंद गिरी, तो अब सवाल यह है उत्तर प्रदेश के अंदर या सिर्फ अयोध्या ही एक ऐसा है जो 2022 की सत्ता दिला सकता है? फिलहाल दीजिए बड़ी बहस से इजाजत। सब कुछ आजमाया, हर समस्या जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए
नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। मेरे बाद परिवार का क्या होगा, इसकी चिंता अब खत्म हो गई है। सरल जीवन बीमा योजना के अंतर्गत 25 लाख रुपए तक का टर्म लाइफ इंश्योरेंस बहुत ही कम कीमत पे जो ले लिया है policybazaar.com पे, और ऑनलाइन खरीदने पर 20% तक का डिस्काउंट भी मिला है। policybazaar.com। नमस्कार, सीएम हेल्पलाइन सेवा में आपका स्वागत है। मैं आपकी क्या सहायता करूं? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में योगी सरकार के नेतृत्व में नागरिकों की सहायता एवं सुरक्षा के लिए प्रदेश में विभिन्न हेल्पलाइन संचालित की जा रही हैं। कोविड संक्रमण या पोस्ट कोविड उपचार संबंधित चिकित्सकीय सलाह के लिए 1800-180-5145 पर संपर्क करें। एम्बुलेंस सेवा के लिए कॉल करें 108। गर्भवती महिलाओं एवं नवजात बच्चों को मेडिकल इमरजेंसी में एम्बुलेंस के लिए 102 पर संपर्क करें। मैम, मैं रेणुका बोल रही हूँ। एक लड़का ऐसे लेके मेरा पीछा कर रहा है। आप परेशान मत होइए, आपको तुरंत सहायता पहुँच रही है। महिला सुरक्षा